हाय एवरीवन। बीपीएससी 101 में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था यूनिट 1 और ऑलरेडी मैं चैनल पे 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आखिरी में हम लोगों ने अप्रोचेस पढ़ना स्टार्ट किया था पॉलिटिकल थ्योरी में, जिसमें मैं आपको 2 अप्रोचेस पढ़ा दी हूँ, हिस्टोरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोच। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पेरिकल एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के अप्रोच को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा इम्पेरिकल अप्रोच, जिसमें बताया जा रहा है कि 20th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल थ्योरी डोमिनेट कर रहा है वो नॉर्मेटिविज्म नहीं है, बल्कि इम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, जो अपने थ्योरी को डेराइव करते हैं इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से। इम्पेरिकल का मतलब क्या था? साइंटिफिक, है ना। साइंटिफिक बेसिस पे अगर हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो हमारा इम्पेरिकल स्टडी हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस को अगर हम इम्पेरिकल साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, वो हो गया हमारा एम्पेरिकल अप्रोच, राइट। तो इम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रिफ्यूज़ करता है ऐसे नॉलेज को जो कि वैल्यू जजमेंट में बात करता है, ठीक है। याद है आपको, नॉर्मेटिव थ्योरी जो थे वो वैल्यू जजमेंट पे रिलाई कर रहे थे, है ना। तो इसीलिए इम्पेरिकल यानी कि साइंटिफिक, तो वो वैल्यू को इग्नोर करते हैं, है ना। तो नेचुरली नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक मेयर स्टेटमेंट है, जिसमें आप कह सकते हो कि कैसा स्टेटमेंट, जिसमें वो बता रहे होते हैं अपने ओपिनियन को या फिर अपने प्रेफरेंसेस को। यानी कि सिंपल सेंस में क्या है कि आप किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हो, यानी आपकी क्या वैल्यू है, उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं नॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि इम्पेरिकल थ्योरी निगलेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू फ्री थ्योरी बनाने की बात की गई, ताकि पॉलिटिकल थ्योरी के फील्ड को आप साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बना सको, जिससे हमें एक रिलायबल गाइड मिले एक्शन के लिए। यानी कि अगर आप साइंस को इंक्लूड कर दोगे किसी भी फील्ड में तो उसे एक अच्छे नज़र से देखा जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके फिर एक्शन को एक गाइडेंस की तरह लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो न्यू ओरिएंटेशन है उसी को कहा जाने लगा पॉजिटिविज्म के नाम से। तो इस पॉजिटिविज्म के स्पेल में पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं वो साइंटिफिक नॉलेज को अटेन करते हैं अबाउट पॉलिटिकल फेनोमिना, जो कि बेस्ड होते हैं ऐसे प्रिंसिपल पे जो कि वेरीफाइड हो या फिर प्रूव्ड हो, ठीक है ना। साइंस का मतलब क्या है? आप वेरिफिकेशन करोगे, चीज़ों को प्रूव करोगे अलग अलग ऑब्जर्वेशन को लेकर, तभी आप कहोगे ना कि हाँ ये जो है हमारे थ्योरी जो निकल के आ रहे हैं वो साइंटिफिकली वैलिड है। तो सेम चीज़ अप्लाई पॉलिटिकल फेनोमेना में हो रहा है। इसीलिए वो अटेम्प्ट करते हैं टू क्रिएट ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, एंड इन दिस endeavor philosophy was made a mere adjunct of science। यानी कि क्या कहा गया कि यहाँ पे आप क्या किए, सोसाइटी के नेचुरल साइंस को बनाने की बात कर रहे हैं, और इस टर्म में जो है फिलॉसफी को जस्ट एक साइंस के हेल्प के लिए रख दिया जाता है। यानी कि फिलॉसफी का काम यहाँ पे बस क्या होगा, साइंस को हेल्प करना। तो इस तरीके का जो अकाउंट होता है थ्योरी का, वो पोर्ट्रे करता है, यानी कि वो दिखाता है थ्योरिस्ट के रोल को एज ऑफ ए डिसइंटरेस्टेड ऑब्जर्वर, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, सारे वैल्यूज को इग्नोर करके अपनी थ्योरी को दे रहे हैं, राइट। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में जो इम्पेरिकल प्रोजेक्ट है, यानी कि इम्पेरिकल बेसिस पे अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को बनाना चाहे तो वो डिपेंड करता है ऐसे नॉलेज पे जो कि क्लेम करता है, क्या क्लेम करता है कि उसके पास एक क्राइटेरिया है टू टेस्ट व्हाट कंस्टिट्यूट ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। यानी कि जिसके पास फुल क्राइटेरिया बना हुआ है कि आप उससे सच और झूठ को पता कर सकते हो, वैसे स्टडी पे डिपेंड करता है इम्पेरिकल प्रोजेक्ट, राइट। और एसेंस जो है इस क्राइटेरिया का वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन प्रिंसिपल पे। यानी सिंपली क्या सच है क्या गलत, यही टेस्ट कर रहा है ना। तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे और वेरीफाई करोगे चीज़ों को, यही है उसका एसेंस, यानी कि नींव, राइट। तो पॉलिटिकल थ्योरी जब इस इन्फ्लुएंस के अंदर था तो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ,
और वो पॉपुलर हुआ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के नाम से। और ये रिवॉल्यूशन जो था वो एक कमांडिंग पोजीशन को रीच करता है विद इन पॉलिटिकल थ्योरी इन 1950s, यानी कि 1950s के टाइम पे बिहेवियरल रिवॉल्यूशन जो है वो सामने आ रहे थे, राइट। और वो पॉलिटिकल साइंस के इंटायर फील्ड ऑफ स्टडी को, रिसर्च को एडवोकेट कर रहे थे नए फीचर से, यानी कि कुछ नई विशेषताएं जो है वो सामने आ रही थी। और वो फीचर्स क्या है, ये सारे हैं। क्या? सबसे पहले तो वो इनकरेज कर रहे थे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब क्या हुआ, यानी कि आप नंबर को अगर लेके चलो तो उसे कह सकते हैं क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी के टर्म में अगर आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, उस चीज़ को इंकरेजमेंट दे रहा है ये एम्पेरिकल बेसिस, यानी कि बिहेवियरल अप्रोच, राइट। दूसरा क्या है, ये डिमोलिशन ऑफ नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क और प्रमोशन ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च, यानी कि वही वैल्यू को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क जो है उसको डिमोलिश कर दिया और प्रमोट किसको किया, एम्पेरिकल रिसर्च को। इसके अलावा वो नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ को, यानी कि आइडिया किससे रिलेटेड था, नॉर्मेटिव से, तो वो क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। और लास्टली क्या है कि ये फोकस कर रहे हैं माइक्रो स्टडी पे, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में आप उसको पढ़ोगे, जैसे कि आप नेचुरल साइंस में देखते हो, राइट। तो बेसिकली इसे इम्पेरिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, यानी कि फुल्ली साइंटिफिक बेसिस पे चीज़ों को करना और नॉर्मेटिव के अंदर जो वैल्यू आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, उन्हें रिजेक्ट करना। दैट इज़ द न्यू फीचर ऑफ दिस इम्पेरिकल अप्रोच। इन सभी के अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि इनका जो फोकस था वो सर्टेन एरिया पे था, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन को ये ग्लोरीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साइंस पे बेस्ड है, तो इनके पास अपना कुछ टूल्स होगा जिसको बेस बना के वो स्टडी करते हैं, यानी कि बेसिकली इनका कुछ जगह पे फोकस होगा, कुछ पर्टिकुलर टूल्स होंगे, कुछ प्रॉपर रिसर्च करने की फैसिलिटीज़ होगी, एक्सपर्टीज होंगे। तो ये सारे चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा प्रोक्यूरमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि आप इंडिविजुअल के बिहेवियर, वो किस तरीके से किस सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनके डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। और लास्टली वही कि अर्ग है वैल्यू फ्री रिसर्च का, यानी कि ऐसा रिसर्च करो जिसमें वैल्यू ना हो। तो ये सारे हो गए फीचर्स हमारे इम्पेरिकल थ्योरी के। इम्पेरिकल अप्रोच के अंदर ये जो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आया था, इसके वजह से एंटी थ्योरी मूड जो है वो इंक्रीज होने लगे, और इसके वजह से जो कन्वेंशनल सेंस था इस फील्ड स्टडी का, यानी पॉलिटिकल साइंस के पढ़ाई में जो कन्वेंशनल सेंस था, यानी कि नॉर्मेटिव अप्रोच, उसको बूस्ट मिला। तो बेसिकली क्या हुआ, एंटी थ्योरी मूड जो है वो प्रमोट होने लगे। तो थ्योरी जो होते हैं उनको मजाक समझ लिया गया और इसको साइनोनिमस बना दिया गया आइडियोलॉजी का, एब्स्ट्रैक्शन का, मेटाफिजिक्स का या फिर यूटोपिया का, यानी थ्योरी को लोग फुलिश सेंस में देखने लगे। उसको कह दिया गया कि ये यूटोपिया है, इमेजिनेशन है, राइट। तो कुछ एडवेंचरिस्ट जो थे वो एडवोकेट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि थ्योरी को तो फेयरवेल मिल गया एज एन एंटरप्राइज, यानी कि थ्योरी का जो रेलेवेंस था वो अब खत्म हो गया है। तो जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज को अटेन करने की जो एक चाह थी वो कम हो गए और धीरे धीरे वो ब्लर होने लगे, यानी कि जो थॉट था उनको रियलिटी का एक एस्पेक्ट मान लिया गया, यानी सच्चाई की एक पहलू है ये थॉट, और जो डिस्टिंक्शन था, जो डिफरेंस था थॉट और रियलिटी में, वो धीरे धीरे करके ब्लर होने लगा। तो धीरे धीरे करके ये जो साइंस के फिलोसोफर थे उनमें कुछ हलचल मचने लगी, आयर एंड फायर। तो यहाँ से पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच का एक विजन मिला और यहाँ से कार्ल पॉपर, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन दिया।
एज ए क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। और इनके प्रिंसिपल में वो आर्ग्यू करते हैं कि जितने भी नॉलेज हैं वो बहुत दूर है ट्रूथ से, यानी सच्चाई से काफ़ी दूर है नॉलेज। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन, जिसको एक लाइन में क्या समझेंगे कि सच्चाई से काफ़ी दूर है नॉलेज। इसके अलावा फिलॉसफी में जो एक रियल टर्न आया वो ये थिंकर के काम से आया। कौन है? थॉमस कुहन, इम्रे लकाटोस और मैरी हेसे। आई एम रियली सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, बट आप समझो कि ये तीनों जो थ्योरिस्ट हैं उनके काम के वजह से साइंस के फिलॉसफी में एक रियल टर्न आया, जो कि सो कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरी जो इमर्ज हो रहे थे बीच के पीरियड में, उस पर एक ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ। तो कुहन की एक बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ये एक नींव तैयार करता है इन ब्रिंगिंग आउट द शॉर्ट कमिंग्स एंड फेल्यूर ऑफ पॉजिटिविस्ट थ्योरी, यानी कि पॉजिटिविस्ट थ्योरी दैट मीन्स एम्पेरिकल अप्रोच, उनके जो भी कमियां थे, उनके जो भी फेलियर्स थे, उनको सामने लाना स्टार्ट किए कुहन के बुक, राइट। और इनमें उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, बताया उन्होंने कि कैसे जितने भी चीज़ें हैं वो डिपेंड हो रहे हैं इंटर सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन के अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन पे। यानी कि इंटर सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट को कंबाइन करके स्टडी करने होंगे। कुहन का मानना था कि यहाँ पे जो सेमेंटिक फ्रेमवर्क, यानी एक फ्रेमवर्क का जो कंस्ट्रक्शन होता है, एक ढांचा जो तैयार होता है, उसमें सिर्फ इरैशनल कन्वेंशन को ही इंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि इसको इंफॉर्मेशन रैशनल डिस्कोर्स से भी मिलता है। यानी कि आप इरैशनल के साथ साथ जो कि रैशनल चीज़ें हैं, और रैशनल चीज़ें हमें मिले हैं इंटरप्रेट करके और क्रिटिसिज्म को देखकर उनसे फ्रेम किया गया जो रैशनल डिस्कोर्स है, उनमें अगर हम इरैशनल कन्वेंशन को ऐड कर देंगे तो जाके एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, राइट। तो बेसिकली क्या था, एम्पेरिकल अप्रोच साइंटिफिक स्टडी पे फोकस्ड कर रहे थे, और धीरे धीरे करके बिहेवियरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के वजह से धीरे धीरे करके एंटी थ्योरी मूड स्टार्ट हुआ। एंटी थ्योरी मूड वही था बेसिकली कि थ्योरी डेड हो जाना, और डेड हुआ जब पॉलिटिकल थ्योरी का, तो फिर उसका रिवाइवल हुआ था। तो धीरे धीरे करके एम्पेरिकल स्टडी के निगेटिव्स को कुछ थिंकर्स लाना स्टार्ट किए, जैसे कि कुहन, लकाटोस और हेसे। इनके वर्क से बताया गया कि किस तरीके से पॉजिटिविस्ट थ्योरी में कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, राइट। तो ये था हमारा एम्पेरिकल अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच है हमारा कंटेम्प्रेरी अप्रोच। कंटेम्प्रेरी अप्रोच अपना अपीयरेंस 1980s और 90s के टाइम पे लाना स्टार्ट हुए। वर्ड है ना कंटेम्प्रेरी, यानी कि अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या चीज़ें चल रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो भी थ्योरी अभी चल रहे हैं वो 1980s के टाइम पे अपीयर होना स्टार्ट हुए थे, और ये आए थे एज ए रिएक्शन अगेंस्ट स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन। यानी कि थ्योरी के अंदर में जो भी एक ट्रेडिशन चला आ रहा था, उसके रिएक्शन के तौर पे कंटेम्प्रेरी अप्रोच आया, और उस वक्त का अप्रोच था एम्पेरिकल अप्रोच। तो साइंस के रिएक्शन के अगेंस्ट में आया था कंटेम्प्रेरी अप्रोच, जिन्होंने इनलाइटमेंट के कैटेगरीज को, जैसे कि रीजन और साइंस हैं इनलाइटमेंट के सोर्स, उनको अपने थ्योरी में इंक्लूड किए थे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म को सर्च करने के लिए। यानी कि अगर आप किसी भी थ्योरी को स्टडी करते हो तो वहाँ पे साइंस और रीजनिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म को सर्च करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट को सामने लाया जिसको वो रिजेक्ट करते हैं एज द फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ बाय पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि जिस चीज़ को सच्चाई मान लिया गया था पॉलिटिकल थ्योरी के द्वारा, उसको वो स्कैन करते हैं और बताते हैं कि ये सच नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने एक नए प्रिंसिपल को भी सामने लाया, एक नए सिद्धांत दिए, जिससे आप समझ सकते हो और इमेजिन कर सकते हो नए सोशल और पॉलिटिकल यूनिवर्स को, जिसको पोस्ट मॉडर्न कंडीशन कहा गया। इसके अलावा कहा जाता है कि ये बिल्कुल गलत होगा ऐसा कहना कि जितने भी थियोरेटिकल ट्रेंड्स आज के समय में हमें देखने को मिलते हैं,
उनको हम एक फ्रेम में लाके एनालाइज करें, यानी कि वन फ्रेम ऑफ एनालिसिस सारे थियोरेटिकल ट्रेंड्स के लिए रखना बिल्कुल गलत होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को अगर आप कम्युनिटेरियनिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म के साथ में रखोगे तो ये इंटेलेक्चुअल एट्रोसिटी होगा उनके लिए और कंसर्न और कमिटमेंट के लिए भी। यानी कि ये जो थ्योरी है अपने आप में अलग है, तो इन्हें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। आप इसको एक फ्रेम में ला के पढ़ोगे तो इसको इंटेलेक्चुअल एट्रोसिटी ही कहा जाएगा। इंटेलेक्चुअल एट्रोसिटी मतलब क्या हुआ? सोच समझ के कुछ गलत करना, ऐसा हो गया। यानी इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हो गया? जो बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे नॉलेज को रखने वाले लोग, अगर कुछ उनसे मिस्टेक हो जाए, उनसे कुछ क्राइम कमिट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? इंटेलेक्चुअल एट्रोसिटी। तो वही कहा जा रहा है कि आप सिंगल फ्रेम में रख के ऐसे चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो हिस्ट्री है, उनका जो नॉर्मेटिव कंसर्न है, उनका थियोरेटिकल एपरेटस जो है, इम्पेरिकल रेफरेंस है, उनमें बहुत सारे डिसिमिलैरिटी और डाइवर्जन है। यानी कि ये थ्योरी जो है मल्टीकल्चरलिज्म, कम्युनिटेरिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इनकी स्टडी को आप देखो, इनका जो कंसर्न है, इनकी जो थ्योरी है, उनमें बहुत सारे डिसिमिलैरिटी, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिलेंगे। तो सिंगल फ्रेम में स्टडी करना नॉट पॉसिबल। लेकिन स्टिल आप एक लेआउट तैयार कर सकते हो जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी के साथ इंगेजमेंट को कर पाना पॉसिबल है। देखेंगे ये कैसे। तो यहाँ से समझो कि ब्रॉड टर्म में अगर आप देखोगे तो कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट और थ्योरीज बहुत सारी चीज़ों को साथ में लाते हैं अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। किस टर्म में? आगे देखते हैं। सबसे पहले है अपोजिशन टू यूनिवर्सलिज्म। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंटेम्प्रेरी समय में जो पॉलिटिकल थियोराइजेशन हो रहे हैं वो यूनिवर्सल क्लेम को क्रिटिकल स्क्रूटनी करते हैं, यानी क्रिटिसाइज करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी ट्रेडिशन से क्यों ना बिलोंग करे। यानी सिंपली कोई भी ट्रेडिशन हो, क्लासिकल ट्रेडिशन हो या फिर मॉडर्न ट्रेडिशन हो, जो भी कह रहे हैं कि उनके थ्योरी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रखती है, यानी कि हर जगह पे अप्लाई हो जाए, ऐसी थ्योरी उनको क्रिटिसाइज करते हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में, कंटेम्प्रेरी थ्योरी। ठीक है। यहाँ पे लिबरल यूनिवर्सलिज्म जो है, जिसके अंदर सोशल और टेम्परल कंटेक्स्ट की मिसिंग है और जिसके अंदर पर्टिकुलरिज्म को प्रमोट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है जिसके अंदर हिडन पर्टिकुलरिज्म है और जो कि बेस्ड हैं वेस्टर्न सोसाइटी के एक्सपीरियंस पे, उनमें तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिबरल कंटेक्स्ट जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी को नज़र में रख के बनाया गया है। तो वहाँ पे आप इसे कैसे कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल लेवल पे अप्लाई हो सकता है? उनमें यूनिवर्सल वैल्यूज़ और नॉर्म्स है? बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लिबरल यूनिवर्सलिज्म जो है उनके अंदर सोशल और टेम्पोरल कंटेक्स्ट की मिसिंग है, डिवॉइड है, राइट। तो यहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं कि जो भी ये अपील है यूनिवर्सल प्रिंसिपल के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना हो गया, तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है वायलेटिव ऑफ जस्टिस। यानी कि आप जस्टिस कहाँ दिए? अगर आप सेम प्रिंसिपल सभी लोगों पे अप्लाई कर दोगे तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि आप समझो कि कुछ लोगों के अलग कल्चर हो सकते हैं, अलग इथिक्स हो सकते हैं, तो उन पे ये गलत होगा ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी और कुछ लाइफ फॉर्म पे इनजस्टिस होगा, क्योंकि उनके अपने वैल्यूज़ और नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम्युनिटेरियन थ्योरी और मल्टीकल्चरल थ्योरी जो रिसेंट टाइम में आए हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि यूनिवर्सलिस्ट थ्योरी जो है वो एक्सक्लूसिविस्ट थ्योरी कह दिए। एक्सक्लूसिविस्ट मतलब किसी एक कम्युनिटी को कंसीडर कर लेना, और इन्होंने हमेशा ही प्रेजेंट किया वन विजन ऑफ गुड एज द ओनली विजन ऑफ मैनकाइंड। यानी सिंपली आप बात करो मल्टीकल्चरल थ्योरी की, तो ये अलग अलग कल्चरल ग्रुप को राइट्स दिलाने की बात करते हैं, और इन्हीं का कहना है कि यहाँ पे यूनिवर्सल थ्योरी जो है वो वन विजन ऑफ गुड को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक ही सच है।
ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, यूनिवर्सलिज्म को अपोज कर रहा हमारा कंटेम्प्रेरी अप्रोच। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, यानी कि जो भी लिबरल और मार्क्सिस्ट थ्योरी के नैरेटिव्स थे, यानी उनका थ्योरी के मीनिंग और पर्पस को बताने का एक जो तरीका था, उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोच, जिसमें लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म को टारगेट किया जा रहा है यह कह के कि यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन रियलिटी का और ट्रूथ का नहीं था, जैसा कि लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म क्लेम करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरी को एंटी फाउंडेशनल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, वेल एक्सेप्टेड फाउंडेशन को जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में था, जैसे कि स्टेट, सॉवरेनिटी, पावर, इनके अगेंस्ट में बातें करने लगे थे। वो बता रहे थे कि इनका कोई भी ट्रूथ और रियलिटी को लेकर कोई भी फाउंडेशन नहीं है, तो इसीलिए कंटेम्प्रेरी थ्योरी को ही एंटी फाउंडेशनल डिक्लेयर कर दिया जाने लगा। पर फिर भी उनके थ्योरी के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ों को ही रिजेक्ट किया गया, उनके फाउंडेशन को रिजेक्ट नहीं किया गया। और वो चीज़ें क्या थी जिन्हें रिजेक्ट किया गया, जो कि नेचर के एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थे वो सबसे सामने आ रहे थे इस ग्रैंड नैरेटिव को अटैक करने में, और आर्ग्यू कर रहे थे कि देयर इज नथिंग लाइक एन ऑब्जेक्टिव प्री गिवन रियलिटी और एन ऑब्जेक्टिव सोशल गुड, यानी कि पहले से दिया हुआ कोई सच्चाई नहीं होता है जो कि ऐसे ग्रैंड नैरेटिव को, उनके डिज़ाइन को सपोर्ट करे। ठीक है ना। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिसाइज करते हैं ग्रैंड नैरेटिव ऑफ लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी, किस बेसिस पे कि रियलिटी और ट्रूथ का कोई फाउंडेशन नहीं है, जैसा कि लिबरल और मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर बताया जाता है। फिर आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो हमें याद दिलाते हैं अर्लियर इंगेजमेंट ऑफ बिहेवियरलिस्ट विथ वैल्यू न्यूट्रलिटी, यानी कि सोशल साइंस के अंदर में वैल्यू न्यूट्रल होने का जो एक थ्योरी था वो बिहेवियरलिस्ट का था, यानी कि वो वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में। ठीक है ना। जो कि कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि वैल्यू फ्री इंटरप्राइज जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं, यानी आप वैल्यू को ही छोड़ दिए, ये तो बहुत गलत बात है। इसके अलावा वो बिलीव कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नॉर्मेटिव और पॉलिटिकली इंगेज्ड प्रोजेक्ट है, यानी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में आपको वैल्यू तो रखना पड़ेगा और इसके अलावा पॉलिटिकली आपको इंगेज भी रहना पड़ेगा, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन को ऑफर किया जाता है और फ्यूचर के लिए विजन को भी ऑफर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव क्या किए, प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं और हमें विजन भी दे रहे हैं फ्यूचर के लिए, इसीलिए आप नॉर्मेटिव थ्योरी को तो इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद है हमारा इंपेरिकल एंड कंपैरेटिव। कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट के अंदर में जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे वो इंपेरिकल और कंपैरेटिव अप्रोच के नीड को एडवोकेट कर रहे थे, यानी उनके जो ज़रूरत है इंपेरिकल और कंपैरेटिव अप्रोच के, उसको वो फेवर कर रहे हैं। मल्टीकल्चरलिज्म इसमें सबसे बेहतर एग्जाम्पल है जो कि इस कंटेक्स्ट में सेंसिटिव है। ठीक है। तो इस तरीके के जो इंपेरिकल और कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी है वो एक चेक की तरह काम करता है ब्रॉड जनरलाइजेशन अक्रॉस कल्चर एंड कंटिनेंट्स, यानी कि आप साइंटिफिक मेथड से या फिर कंपेयर करके इस मेथोडोलॉजी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जितने भी कल्चर्स अलग अलग कंटिनेंट में हैं उनका एक जनरल ओवरव्यू तैयार कर सकते हो। ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंपेरिकल और कंपैरेटिव अप्रोच का नीड है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कंटेम्प्रेरी थ्योरी का जो भी आर्ग्यूमेंट है उसमें भी कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो कि काफ़ी कंपैरेटिव नहीं है, उसमें इंपेरिकल इंक्वायरी नहीं है, और
थ्योरिस्ट के अंदर जो भी टेंडेंसी है टू बोरो फ्रॉम अदर थ्योरिस्ट इज गैलोर, यानी कि गैलोर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में, यानी कि गूगल पे देखोगे तो शुद्ध हिंदी में आ रहा है प्रचुर मात्रा में। यानी कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, इम्पेरिकल स्टडी नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे जो थ्योरिस्ट के थ्योरी देने के टर्म में जो टेंडेंसी है वो ऐसा है कि वो बोरो कर रहे हैं दूसरे थ्योरिस्ट से। जैसे कि आप एग्जांपल लो, प्लेटो के कुछ थ्योरी को बोरो करके उनके क्रिटिसिज्म में एरिस्टो ने अपनी थ्योरी दी थी, है ना, तो वो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का एक एग्जांपल हुआ ये। इसी टर्म में नॉर्मेटिव इंटरप्राइज जो है उनको यूजफुल तभी माना जाएगा जब उनको हम रियलिटी के साथ में टाई अप करके पढ़ें। रियलिटी से जोड़ के आप देखोगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे नॉर्मेटिव इंटरप्राइज जो है वो हमारे लिए उपयोग में है। तो रियल चैलेंज यहाँ पे ये है कि आप किस तरीके से नॉर्मेटिव थ्योरी को इम्पेरिकल रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के पढ़ोगे। यानी कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स के अंदर पे जो भी साइंटिफिक रियलिटी है उनको आप किस तरीके से वैल्यू के साथ जोड़ के पढ़ोगे, दिस इज द रियल चैलेंज। तो यही एक तरीका है जिससे एक वैलिड पॉलिटिकल थ्योरी जिसमें जनरलाइजेशन हो इमर्ज हो सकता है, और साथ ही साथ ये ओवरकम कर देगा लिमिटेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव एंड इट्स वीकनेस ऑफ रिलेटिविटी एंड डिफ्यूजन, जो कि हमेशा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं होता। तो यही कहा जा रहा है कि असली रुकावट जो है वो नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल को साथ में लेके करने में है। और इसी टर्म में यह कहा जाता है कि शेल्डन वॉलिन इनको एपिक थ्योरी कहते हैं। यानी कि जब आप नॉर्मेटिव थ्योरी को इम्पेरिकल रियलिटी के साथ लेकर आओगे तो इससे क्या होगा, पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव में जो भी लिमिटेशन है, जो भी कमियां हैं, वो धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट होंगे और इसकी जो कमजोरी है वो खत्म हो जाएगी। तब बन के आएगा एक एपिक थ्योरी। एपिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट कौन दिया है, शेल्डन वॉलिन, राइट। बस यही था यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या था कंटेम्प्रेरी अप्रोच और क्या है इनका फीचर, ये सारे ही आपको समझ में आ गए होंगे। तो किस तरीके से इन्होंने यूनिवर्सलिज्म को अपोज किया, फिर ये ग्रैंड नैरेटिव्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी कि लिबरल और मार्क्सिस्ट थ्योरी में जो भी थ्योरी दिए गए हैं उन्हें ये क्रिटिसाइज करते हैं। फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट आया कि कैसे वैल्यू फ्री इंटरप्राइज जो है वो यूजलेस है, आपको वैल्यू को भी इंक्लूड करना होगा, और साथ ही साथ इम्पेरिकल अप्रोच को भी ये इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे चैप्टर 2। तो देख लो ध्यान से, सारे ही चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से कवर करा दिए हैं। भले ही वीडियो अलग अलग पार्ट में कवर किए गए हों, पर मैंने अपने बिहाफ से जहाँ पे पीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता था, नोट्स प्रोवाइड किए जा सकते थे, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने का ट्राई की और सारे ही कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली बुक से पढ़ाई हूँ, ताकि आप जब दोबारा पढ़ो तो आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी दिक्कत ना हो। बस यही पर्पस है मेरा। आप इसी पर्पस से भी पढ़ो कि वीडियोस देखने के बाद भी आप दोबारा जब चीज़ों को पढ़ोगे या फिर लिखोगे तो आपको आसानी सी लगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर, और यूनिट 2 कंप्लीट होते ही हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले ब्लॉक में चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।